इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राजश्री इलायची दर्शन का जश्न। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग शुरू। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान जारी। यूपी की 14 सीटों पर शाम 7 बजे तक मतदान। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान। फैजाबाद में पहली बार वोटिंग। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, जालौन, झांसी, हबीबपुर समेत कौशाम्बी, कैसरगंज, गोंडा में चुनाव। 5वें चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। राजनाथ, राहुल, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला। दांव पर वीआईपी चेहरों की साख। रायबरेली बचरावा पहुंचे राहुल गांधी। पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण। निरीक्षण से पहले हनुमान मंदिर के किए दर्शन पूजन। छठे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। पीएम मोदी, सीएम योगी, राहुल करेंगे चुनाव प्रचार। छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर होना है चुनाव। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार। दिल्ली, राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार में सूरज की तपिश से कोहराम। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात कर रहे हैं 5वें चरण के मतदान की। आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से मतदान है, कई दिग्गजों की साख यहां पर दांव पर है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर भी बता देते हैं। कौशाम्बी से खबर, जहां पर मतदाताओं ने किया मतदान बहिष्कार। हिसामपुर माढ़ो के मतदाताओं ने बहिष्कार किया। रास्ते को लेकर मतदाताओं ने किया बहिष्कार। आपको बता दें कि 5 घंटे बाद भी अब तक नहीं पड़ा है एक भी वोट। और अधिकारी माढ़ो गांव जिला निर्वाचन पहुंचे, रेलवे पुलिया का निरीक्षण किया। समाधान नहीं तो मतदान नहीं का नारा लगातार ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है। विधानसभा से रातू के बूथ संख्या 315 का यह पूरा मामला, जहां पर अभी एक भी वोट नहीं पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कौशाम्बी से, जहां पर मतदाताओं में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोगों का कहना है कि समाधान नहीं तो मतदान नहीं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के तहत आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भी शामिल हैं, जिनमें अमेठी, रायबरेली, लखनऊ शामिल है। दिग्गज नेताओं ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में, अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी के बूथ पर जाकर मतदान किया। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ में मतदान किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ, बसपा अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में बूथ पर जाकर मतदान किया। तो वहीं हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी बूथ पर जाकर अपने मत का प्रयोग किया है। मैं भी आऊं। आज तमाम दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया। और लोकसभा चुनाव में यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी के दिग्गज नेताओं के साथ ब्यूरोक्रेट से भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में पूर्व राज्यसभा सांसद तेजेंद्र मिश्रा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अपर्णा यादव ने भी लखनऊ में बूथ पर जाकर वोट डाला। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने भी अपनी पत्नी के साथ जाकर बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने अपनी पत्नी के साथ जाकर बूथ पर वोट डाला। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है।
और हमारे साथ लगातार रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अगर हम बात करें तो 5वें चरण का मतदान जारी है। आज कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर है। अगर लखनऊ की बात करें तो राजनाथ सिंह यहां से चुनावी मैदान में है। अमेठी रायबरेली हॉट सीट मानी जा रही है। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है इसको लेकर, क्या लगता है, क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए यशी, अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बता रहा था कि 14 सीटों में जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर ज़बरदस्त टक्कर दे रही है एनडीए को। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी टक्कर दे रहे हैं, जिसमें अमेठी, कैसरगंज, मोहनलालगंज, रायबरेली और बाराबंकी है। ये 5 वो ऐसी सीटें हैं जिस पर स्थिति जो है बीजेपी के, अगर देखा जाए, बहुत कुछ अनुकूल नहीं है, क्योंकि शुरू से ही मिशन 80 का दावा कर रही थी, 400 पार का नारा है उनका। और जो सबसे पहली सीट तो सबसे हॉट इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें रायबरेली बनी हुई है। रायबरेली से चूंकि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से सबकी जो निगाहें हैं रायबरेली में पर हैं, क्योंकि रायबरेली और अमेठी ये ऐसी सीटें हैं जो दशकों से, मतलब कई दशकों से जिनके ऊपर गांधी परिवार का कब्जा रहा। और पिछली बार जो है अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी, स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई थी, जहां से पहले राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे। इस बार वो रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो रायबरेली में भी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि उन्हें शिकस्त पहुंचाई जाए, लेकिन जो स्थितियां हैं वो ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही, ऐसी प्रतीत नहीं हो रही है कि रायबरेली में इतना आसान होगा राहुल गांधी को हरा पाना। बाकी जो 5 सीटें हैं, बाराबंकी में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं तनुज पुनिया के साथ जो है, जो अभी तक जो बाराबंकी का कुछ देर पहले जो वोटिंग परसेंटेज आया था उसे देखते हुए, और जो वहाँ की रिपोर्ट्स मिल रही थी उसको देखते हुए ये बताया जा रहा था कि चूंकि बाराबंकी में भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने मौजूदा सांसद को चुनाव टिकट दिया था, लेकिन बाद में आपको याद होगा कि एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने टिकट वापस कर दिया और फिर उनकी जगह पे एक महिला को चुनाव में उतारा गया। तो वहाँ की स्थिति जो बताई जा रही है, वहाँ पर ये स्थिति बताई जा रही है कि वहाँ जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो बहुत ही मजबूती के साथ बाराबंकी में चुनाव लड़ रहा है। अमेठी में चूंकि स्मृति ईरानी है, किशोरीलाल शर्मा जो गांधी परिवार के खासे पुराने, एक तरह से कह सकते हैं कि वफादार रहे हैं, उनके करीबी रहे हैं, और जो अमेठी की जनता है उनसे बहुत सालों से कनेक्ट रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो ज़बरदस्त दिखाई पड़ रही है। कैसरगंज की भी स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट काट कर उनके बेटे को दिया गया है, और आपको याद ही होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक नेशनल लेवल का इशू बन गए थे, और ब्रजभूषण शरण सिंह को लेके और किस तरीके से पहलवानों ने प्रदर्शन किया था, किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्हें बचाने के आरोप लगे थे। तो कैसरगंज जो गोंडा की सीट है वहां पर भी इस बार जो लड़ाई है वो ज़बरदस्त है। मोहनलालगंज लखनऊ में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें पहली सीट जो है लखनऊ चूँकि बीजेपी की मतलब जो लखनऊ इस सीट में जो मतदाता भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं, और लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव पिछली बार जीते थे, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वही हैं। तो यहाँ पर स्थिति तो बिल्कुल बस ये जीतों का अंतर कितना होगा, कितने लाख वोटों से वो जीतेंगे, ये देखना होगा। लेकिन मोहनलालगंज की जो सीट है, मोहनलालगंज पे जो गठबंधन प्रत्याशी आर.के. चौधरी हैं वो जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति थोड़ी सी बीजेपी के पक्ष में नहीं है। बाकी जो 9 सीटें हैं उसमें चूंकि प्रत्याशी बदले नहीं गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से वहाँ चुनाव लड़ रही है, और जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो भी वहाँ पे ज़बरदस्त लड़ाई में है। लेकिन फिर ये इन 5 सीटों पर अगर देखा जाए तो इन 5 सीटों की स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ के जो फाइटिंग है जो एनडीए और इंडिया की, वहाँ ज़बरदस्त है। तो ये इस चरण में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन जो 5 सीटों का मैंने नाम आपको बताया कि अमेठी, कैसरगंज, मोहनलालगंज, रायबरेली, बाराबंकी, इन सीटों पर कौन चुनाव जीत के आता है। बाकी जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी हद तक जो अभी तक रिपोर्ट्स आई है वो प्रतिकूल बताई जा रही हैं, और चूंकि थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज को लेकर संशय बना हुआ कि वोटिंग परसेंटेज क्या जाएगा, लेकिन चूंकि जिस तरीके से प्रचंड गर्मी है, अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था जालौन में 42-43 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं आसमान से भी आग बरस रही है। तो ऐसे में ये भी थोड़ा सा देखना दिलचस्प होगा कि वोटर्स कितना घरों से निकलते हैं, और मुझे लगता है कि वोटर्स के निकलने पे ही डिपेंड करेगा कि जो जीत हार का जो फासला होगा वो कितना होगा प्रत्याशियों के बीच में। जी यशी। ठीक है।
की अगर बात करें तो वहां पर स्मृति ईरानी जो है वो मजबूत दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी रायबरेली में मजबूत दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ में मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछली चुनावों से तुलना करें इस बार, तो क्या विपक्ष जिस तरीके से वो जो पिछली बार का वोटिंग परसेंटेज रहा है वो इस बार उसे ब्रेक कर पाएंगे? उससे ज्यादा बढ़ के इस बार विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका यहाँ पर निभाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज में विपक्ष, चूंकि विपक्ष के लिए क्या मतलब क्या माहौल है, मैंने इन सीटों का तो आपको बताया, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे कि हर एक लोकसभा में, हर एक विधानसभा में जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम हुआ है इसके पहले, उसमें हर एक लोकसभा में कम से कम जो नए युवा मतदाता हैं 50,000 1 लाख बढ़े हैं। तो जाहिर तौर पर उनके अंदर पहली बार वोटिंग का उत्साह है, वो तो बूथों पर पहुंच रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पिछली बार में और इस बार में जो वोटिंग परसेंटेज है वो उसमें बड़ा अंतर होगा, और वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहेगा। मतलब अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है, अभी तक पिछले 4 चरणों की जो स्थिति बनी हुई है, तो वोटिंग परसेंट 60% 65% के आसपास रहा है, 60 से ऊपर भी गया है, 70 तक गया है कई जनपदों में। तो वोटिंग परसेंटेज तो मुझे लगता है ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि जैसे कि शुरुआती दौर में सुबह की जो स्थिति थी, सुबह बूथों पर लाइनें लगी हुई थी। शहरों में अगर लखनऊ की बात करें, शहर की बात करें, तो शहरों में जो मतदाता हैं वो थोड़ा सा झिझक रहा है निकलने में। हालांकि कोशिश जरूर की जा रही है कि वो बूथ तक जाए। जो तमाम नौकरी पेशा लोग थे वो सुबह वोट डाल के चले गए, तो एक परसेंटेज का जो ग्राफ तेजी से बढ़ा था वो सुबह 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक बढ़ा था। 11 बजे के बाद ये वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा घटा है, और मुझे लगता है कि 3-4 बजने के बाद जो थोड़ा सा जो धूप है 4 बजे जो कम होगा, 5 बजे के बाद जो धूप जो कम होगी, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि अकड़ तेजी से बढ़ेगा। हालांकि जाहिर तौर पर जो पिछली बार का लोकसभा चुनाव था और इस बार का लोकसभा चुनाव है बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो एनडीए को जबरदस्त टक्कर दे रहा है तमाम सीटों पर। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चौथे चरण के चुनाव तक जिस तरीके से जो मुद्दे रहे वो काफी अलग रहे, लेकिन अब मुझे लगता है कि 5वें चरण के मतदान से पहले जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें मुद्दे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बात को अपनी चुनावी जनसभाओं में जिक्र करते भी आए कि देखिए जैसे जैसे चौथा चरण खत्म हुआ, भाजपा चारों खाने चित्त हो गई है और अब कहीं ना कहीं मुद्दे बदलने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही। तो इस तरीके के आक्षेप जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। शुरू से उठा रहे हैं, और चाहे धर्म आधारित मतलब राजनीति की जा रही है, तो लगभग मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, अखिलेश यादव वो अगर उनकी बात करें तो जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। वो पीटीए का गठबंधन बनाया है, उन्होंने एक जातीय गठबंधन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर चुनाव पर लड़ रही है, क्योंकि शुरू से उसका जो मुद्दा रहा है वो धार्मिक रहा है। उसका मुद्दा राम मंदिर रहा है, उसका मुद्दा काशी विश्वनाथ रहे हैं, उसका मुद्दा मथुरा रहा है। राम मंदिर का जो आपने देखा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ या राम मंदिर का निर्माण का हर एक चीजों को कितना बड़ा इवेंट बनाया, और लोग कनेक्ट भी हुए हैं, पब्लिक कनेक्ट भी हुई है। अधिकांश जो हमारे संवाददाता बहुत सारे बूथों से जो बात कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है, बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनको बस इस बात की खुशी है कि जो कई दशक से 50 साल से जो मामला नहीं निपट रहा था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही निपट गया। तो इसका प्रभाव तो देखिए पड़ना है, और इसी कहीं ना कहीं इसी का प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की नहीं, दुनिया की सर्वोच्च पार्टी बनी हुई है। हाँ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी तमाम मंचों से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के बाकी नेता हैं उनकी गलतियों की वजह से, या उनके आप कह सकते हैं उनकी पुराने कारनामे भी इसी चुनाव में उजागर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल अभी 2 दिन पहले लखनऊ आए थे। लखनऊ में उनकी क्या स्थिति हुई थी जब स्वाति मालीवाल के बारे में सवाल पूछा गया, तो वो तो अखिलेश यादव के बगल में ही थे। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अखिलेश यादव के साथ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जब इसके पहले जब उन लोगों का जो गठबंधन हुआ था, जब 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में निकलती थी, तो उस बार उतना असर नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत असर जरूर हुआ है। लेकिन ये असर कितना वोटों में तब्दील होता है ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए बीजेपी ने एक सीटों पर गहन अध्ययन, गहन सर्वेक्षण करने के बाद अपने प्रत्याशी उतारे हैं।
देखा होगा आपने कि कितना जो इक्वेशन है कैसे ठीक करते हैं। जौनपुर में स्थिति खतरनाक थी, जौनपुर में धनंजय सिंह चुनाव लड़ने उतर गए तो धनंजय सिंह को किस तरीके से बीजेपी अपने पाले में लेके आई। राजा भैया अमित शाह से मिलने गए, बैंगलोर मिल के आते हैं, तो उसके बाद मिलने के बाद बहुत सारे समीकरण बदलते हैं, फिर एकाएक वो बदल जाते हैं, फिर वो समाजवादी पार्टी को सीधे न्यूट्रल हो जाते हैं कि वो किसी के पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनके समर्थक इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये राजनीति का हिस्सा है और सभी दल जो है अपने 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 हिस्से का काम कर रहे हैं। और खासकर बीजेपी के एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के विरोध में जो गठबंधन बना है, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि उनके अस्तित्व का सवाल है कि अगर इस बार वो बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं समाप्ति के ऊपर की तरफ बढ़ेगा। रायबरेली की बात करें, रायबरेली में देखिए, रायबरेली में मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं कि रायबरेली में राहुल गांधी ठीक ठाक वोटों से जीतेंगे, लेकिन वहां पे भी जीतना इतना आसान नहीं है। आप अगर रायबरेली में चले जाइए तो वहां मनीष जी, हम वापस आएंगे, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और पांचवें चरण के रन में रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए चौल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बता दें कि पांचवें चरण का रण जारी है। सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इसी बीच आपको हमीरपुर से खबर बता देते हैं। हमीरपुर से खबर, विजय सचवान ने किया मतदान। देश के जाने माने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जय विजय। लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। पहले मतदान फिर जलपान की कही बात। हमीरपुर से खबर, जय विजय सचवान ने किया मतदान और लोगों से वोट अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग करें। पहले मतदान फिर जलपान की कही बात। से अपील करना चाहूंगा, जितने भी दर्शक हैं आपके देख रहे हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर करिए, अपना वोट कास्ट जरूर करिए। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लोगों की गर्मी का माहौल है और थोड़ा लू के थपेड़े भी चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप 5 मिनट का मौका है, आप ये वक्त निकाल सकते हैं और जाइए इस वक्त में अपना भागीदार बनिए, अपने प्रतिनिधि को चुनिए। अपने देश को, हमारा मजबूत देश है जो और मजबूत बने, उसके लिए आपको मतदान करना बहुत आवश्यक है। तो प्लीज कृपया जाइए और मतदान करिए। आने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जय विजय सचवान, उन्होंने मतदान किया, साथ ही साथ वोट अपील की है। और बता दें कि सुबह से ही लोग मतदान कर रहे हैं और कई दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है। यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है। लखनऊ में अपना वोट डालने के लिए खुद डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे और तमाम राजनाथ सिंह भी वहां पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। सीएम ब्रजेश पाठक अपने परिवार से सरोजनी नायडू मार्ग स्थित मतदान केंद्र पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों के साथ ब्रजेश पाठक मतदान केंद्र के अंदर वोट डालने के लिए गए। वापस आने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। लखनऊ में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम मतदान करके बाहर निकले हैं और पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किन मुद्दों पे मतदान हुआ है और सरकार लगातार विपक्षी हमलावर? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीत रही है। 5वें चरण की सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत भाजपा को मिल रहा है। अरुण, यहाँ लगातार सर हमलावर हो रहा है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार 400 पार नहीं बल्कि 240 पे ही बीजेपी सिमट कर रह जाएगी। सर, डिरेल्ड है, कोई कहने को देखिए, ये है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष भले ही हमलावर हो रहा है लेकिन विपक्ष डिरेल है और उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवाज। और इसी बीच आपको गोंडा से खबर बता देते हैं। गोंडा से खबर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह ने किया मतदान। पूर्व कृषि मंत्री राजा आनंद सिंह के साथ किया मतदान। मनकापुर कोर्ट स्थिति बूथ पर पहुंचकर अपने मत का किया प्रयोग। बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह ने किया मतदान। कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने पिता के साथ किया मतदान।
और पांचवें चरण का मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं से ऐसी खबरें भी आई हैं जहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया, हालांकि उनको समझाने की कोशिश करके मतदान को सुचारू रूप करने की कोशिश प्रशासन द्वारा भी की जा रही है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इसको लेकर भी लोगों को जागरूक भी किया गया। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। मनीष पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, अगर हम बसपा की बात करें तो जिस तरीके से बसपा को कहीं ना कहीं ये लगातार माना जा रहा है कि वो बीजेपी का जो है वो दूसरे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू बसपा है। इस तरीके की बात लगातार मंचों से भी सुनने को आ रही है और लगातार लेकिन जिस तरीके से मायावती समय समय पर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो उनको भी टारगेट करती हैं, सत्ता पक्ष को भी टारगेट करती हैं। उनके भाषण में हम देखते हैं कि वो मिला जुला सामंजस्य जो है वो साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरीके से वो इंडिया गठबंधन को भी घेरे में लेती हैं और सत्ता पक्ष को भी लेती हैं। क्या कहना है, बसपा किस तरीके की रोल जो है वो निभाएगी? क्या अपना वो जो वोटर है उसको साध पाएगी बसपा? देखिए, अगर आंकड़े यशी उठाकर देखें, अभी से नहीं, हाँ, 2007 से 12 आखिरी कार्यकाल था मायावती का जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और 12 से लेके अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का वोटिंग परसेंटेज है ना, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बिखराव नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है। और हर बार जो है उनका वोटिंग परसेंट 1-2% ही घटा बढ़ा है। तो बहुजन समाज पार्टी का तो जो एजेंडा है वो चल रहा है। आप समझिए कि बीच में जब उन्होंने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और जिस तरीके से वो चुनावी जनसभाओं में जब आकाश आनंद ने बोलना शुरू किया था, तो एक तरह से बहुत तेजी से लगा कि बहुजन समाज पार्टी का अब रिफॉर्मेशन का जो है दौर शुरू हो गया है। लेकिन फिर एकाएक उन्होंने अपने फैसले को वापस लिया और फिर अपने भतीजे को तमाम जो जिम्मेदारियां दी थी वो मुक्त कर दिया। तो दरअसल बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो अभी तक कहीं भी बसपा से खिसके नहीं, बहुत ज़्यादा खिसके नहीं। और मायावती को ये बात अच्छी तरह पता है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे जगह पर जहां उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर उन्होंने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है, तो कई सीटें ऐसी हैं जहां उन्होंने गठबंधन का इंडी गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है। तो मायावती को हल्के में लेना इतना मतलब मुझे नहीं लगता कि सही होगा। मायावती का राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उन्हें मालूम है कि जो उनके वोटर्स हैं वो मेहनत मजदूरी वाले हैं, वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनका वोटर्स समाजवादी पार्टी की तरह से उग्र नहीं है, वो सड़कों पर आके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, वो सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकता। उनका जो एक नेटवर्क है, जो उनका एक कैडर है, वो कैडर बेस्ड राजनीति करती हैं। उन्हें मालूम है, कोशिश उनकी हर बार यही होती है कि जो उनका वोट बैंक है वो खिसकने ना पाए। मुझे लगता है कि उन्हें चूंकि पिछली बार जब ये समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव इनका गठबंधन था 2019 की लोकसभा वाला, तो इनके पास जो सीटें 8-10 सीटें आई थी वो इस बार कायम नहीं रह पाएंगी। लेकिन फिर भी जो इनका वोटिंग परसेंटेज है वो बरकरार रहेगा और उनको भी ये मालूम है कि मेरा टारगेट कहाँ है, फोकस कहाँ है। और उन्हें सिर्फ 24 नहीं बल्कि उन्हें 2027 भी दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मायावती को की वजह से कहीं कोई स्थिति बन या बिगड़ नहीं रही है। मायावती के चुनाव लड़ने से, उनके उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने से बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं। तो मायावती को भी आप कह सकते हैं कि मायावती भी मजबूती से लड़ रही हैं। मायावती भले ही गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन वो कई जगहों, कई सीटों पर एनडीए का नुकसान कर रही हैं। मायावती भले गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन उनका प्रत्याशी कई जगह जो इंडी गठबंधन है उनके प्रत्याशियों को नुकसान कर रहा है। तो वो एक अलग दिशा में चल रही है और उनका मुझे लगता है कि उन्होंने पहले से। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 49 सीटों पर आज मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी बीच आपको रायबरेली से खबर बता देते हैं। रायबरेली से खबर, राहुल गांधी बूथ बूथ का कर रहे हैं निरीक्षण। स्थानीय मतदाताओं का राहुल ने किया अभिवादन। स्थानीय लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह। मतदाताओं ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली। रायबरेली में बूथ बूथ पर निरीक्षण कर रहे हैं राहुल गांधी। यहां पर मतदाताओं के साथ सेल्फी लेते हुए, फोटोग्राफ खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे हैं राहुल गांधी।
और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।